हेलो स्टूडेंट्स, आप सब जैक बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी करने वाले हैं। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे जो आपके 18 फरवरी का जो एग्जाम है उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि 18 फरवरी को आप लोग का हिंदी का एग्जाम है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सवाल है अभी हिंदी का। और हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, उसमें आप देख लिए शायद 8 या 9 वीडियो होगा, उसी प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दिया जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपका एक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो आपको पता है हिंदी में खंड का होता है, खंड का में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले एक पैसेज दिया होता है जिसको अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अपठित गद्यांश में हम लोग देखेंगे, पहला दिया हुआ है कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते बजाते हो हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है। यह जो है बोला गया है कि यह जो है मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है और दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं की मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण भी माना जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय देह भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप तो आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार से है जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। पूरा हो गया। ठीक है, पैसेज तो पूरा हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है। यानी कंप्यूटर का आविष्कार जो है आज के युग के लिए क्या है, तो ऑप्शन ए है अभिशाप, दूसरा है वरदान, तीसरा है सी और चौथा है विश्लेषण। तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर का आविष्कार जो है वरदान सिद्ध हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सेकंड सवाल है, कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होता है। कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में टेलीविजन का क्या होता है, यहाँ पर स्क्रीन होता है। टेलीविजन का स्क्रीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्टेंट है, यानी सही है। आगे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, चिप चिप का आकार कितना बड़ा होता है। चिप का आकार जो होता है वो कितना बड़ा होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, आदमी के आँख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर या आदमी के नाखून के बराबर। तो आप पैसेज अगर ध्यान से देखे होंगे तो जाहिर वहीं से निकल जाएगा आंसर कि आदमी के नाखून के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैसा उपकरण है। तो इलेक दिल या इलेक्ट्रॉनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही आंसर यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्यांश। ठीक है, एक पद्यांश भी आपको मिलेगा। तो पूछा गया पद्यांश में, और ये अपठित पद्यांश है। आगे पूछा गया कि दो घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चले हो तुम अंधेरे को, ना रुके अगर तो तरसोगे नगा न जीवन के पग फोरों को, यानी फेरों को। दुख के वित्र सुख कैसा, सोचो बिन धूप कहाँ, फिर छाँव हो बिन मृत्यु, भला कैसा जीवन कैसा बिन माटी, गाँव कहो गंगा को तुमने विष देकर मार दिया कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया कुछ और बढ़ो, तुम और बढ़ो जब तुमने हिम खड़ेरों तक को पिघला डाला, तुम और बढ़ो जब खेतों को मिट्टी की दूषित कर डाला। ठीक है, तो ये रहा आपका पद्यांश। अब पूछा गया है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है। तो कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है, ऑप्शन ए है उजाला की ओर, दूसरा अंधेरे की ओर, तीसरा विकास की ओर और चौथा है यहाँ पर उन्नति की ओर। ठीक है, तो कवि के अनुसार जो है बोला गया है कि बढ़ो कदम तुम बढ़ चले तुम अंधेरों को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा क्या, अंधेरे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता। किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता। 6 नंबर का सही आंसर होगा दुख। ठीक है, 6 नंबर का होगा दुख। आगे 7वां नंबर है, मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला। मनुष्य जो है किसे विष देकर यहाँ पर मार डाला है। तो मनुष्य जो है वो गंगा को जो विष देकर मार डाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं। तो हिमखंड या मलाई बर्फ या फेस क्रीम या कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा हिमखंड, यानी कि स्नो जो है मनुष्य के गलतियों की वजह से पिघल रहा है। अब आगे व्याकरण खंड है। व्याकरण में देखते हैं, खंड ख है व्याकरण। देखते हैं कौन कौन सा सवाल है व्याकरण में। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता, ना उसके आने की संभावना होती है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है। मतलब कि क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा रहेगा, क्रिया होगा लेकिन कर्म यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा होगा, तो उसको बोलेंगे आकर्षक क्रिया, सकर्मक
आकर्षक नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़, लेकिन आकर्मक होगा, ठीक है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसको आकर्मक क्रिया बोलते हैं, आकर्मक। आगे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी क्रिया यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया का। तो माँ बच्चे को पानी पिलाती है, मोहन मिठाई खाता है, सीता तेज दौड़ती है और मैं पानी पीता हूँ। तो सही आंसर जो होगा 10 का वो हो जाएगा माँ बच्चे को पानी पिलाती है, वही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया भेद बताइए। राहुल जो है वो ढोलक बजाता है, तो अगर पूछा जाए कि क्या बजाता है, यानी क्या अगर ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब अगर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि सकर्मक है। तो राहुल क्या बजाता है, ढोलक बजाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। बोला गया है आसमान में जो है वो पतंग उड़ रही है, ठीक है, आसमान में पतंग उड़ रही है, तो इस वाक्य में क्रियापद यहाँ पर कौन सा है। तो 12 का हो जाएगा सही आंसर उड़ रही है, क्रियापद क्या हो जाएगा, उड़ रही है, ठीक है। आगे पूछा गया है 13वां कि मैं अब सह नहीं सकता, वाच्य का कौन सा प्रकार है, ठीक है। मैं अब सह नहीं सकता, तो 13 का सही आंसर जो होगा भाववाच्य, यानी कि मैं अब सह नहीं सकता, क्या नहीं सकता, तो वो भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए हो जाएगा भाववाच्य। आगे पूछा है कर्मवाच्य का उपभेद क्या है, कर्मवाच्य किसका उपभेद है, ठीक है। कर्मवाच्य जो है वो किसका है, तो कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य जो है कर्तृवाच्य का ही उपभेद होता है यहाँ पर। आगे पूछा गया मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ये कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कि 15 का हो जाएगा बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर के कमल नयन कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो कमल नयन जो है वो दोस्तों कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में तो पूर्व पद या उत्तर पद या दोनों या इनमें कोई नहीं। तो अगर इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है। और आगे है निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो देखिए कनक का अर्थ हथुरा भी होता है, सोना भी होता है, एवर भी दोनों हो जाएगा, यानी कौन सा नहीं होगा, तो कौवा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द है वो किसकी विशेषता बतलाता है। तो ऑप्शन है संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की या विशेषण की। तो क्रिया विशेषण है तो क्रिया की ही विशेषता बताएगा, ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20वां नंबर है कि परिश्रम खाली स्थान सफलता के बिना नहीं मिलती है। तो परिश्रम सफलता के बिना नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा के बिना। तो परिश्रम बी नंबर इसका सही आंसर होगा, के बिना नहीं मिलती है सफलता। आगे है 21वां कि जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है उस वाक्य को अगर बात किया जाए तो मिश्र वाक्य उसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि आपको जितना भी यहाँ पे व्याकरण दिया, व्याकरण से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में सारे टॉपिक एक एक करके मैं एक एक वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से आप देख लीजिएगा, पूरा समझा कर वहाँ पर अपलोड कर देंगे। चलिए अगला यहाँ पर पठित गद्यांश, यानी कि पठित गद्यांश किताब से पूछा गया है। तो एक यहाँ पैसेज दिया गया है बाल गोविंद भगत के बारे में, डायरेक्ट हम लोग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया बाल गोविंद भगत कैसी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत जो है वो बाल गोविंद भगत जैसी टोपी कौन सी थी। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कौन सी थी। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि कबीरपंथी टोपी उनका रहता था। आगे है बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे। तो तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, ठीक है, तुलसी के जड़ों के बेडोल माला वो पहनते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24वां देखिए, फिर से यहाँ पर दे दिया गया है पैसेज, और यह पैसेज है कि यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था। यह साल भी हो चुका है, हो सका था आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच की एक लकड़ी का धुआं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो, ठीक है। तो लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था। डायरेक्ट बोला गया लेखिका ने कहाँ पर धुआंधार भाषण दिया था। तो अजमेर शहर में दिया था, अजमेर शहर में, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के पिताजी के सामने किसके भाषण की प्रशंसा की गई। लेखिका के पिताजी के सामने किसकी भाषण की प्रशंसा की गई। तो डॉक्टर साहब की। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया है पठित काव्यांश। तो माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना अगर रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन का। माँ ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि माँ ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया।
तो ऑप्शन है वस्त्र को, धन को, चेहरे को या डी नंबर गहनों को। तो चेहरे को देखकर नहीं रिझना चाहिए, 26 का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? नारियों के लिए जो है किसे बंधन बताया गया है? तो धन को या वस्त्र और आभूषण को या शिक्षा को या गृह जीवन को। तो नारियों के लिए बंधन बताया गया वस्त्र और आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो यहाँ पर भरमाया शब्द का क्या अर्थ है? 28 नंबर क्वेश्चन है, भरमाया शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो भरमाया का अर्थ होता है भ्रमित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो मृग की प्यास या मृग की दौड़ या छलावा या दिखावा। तो मृग तृष्णा का सही आंसर जो होगा वो छलावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आगे आते हैं, खंड ख में, ये भी पाठ्य पुस्तक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो देखिए अब देखते हैं एक एक करके हम लोग। उत्साह पूछा गया, उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया उत्साह जो है वो किस प्रकार का काव्य गीत है? तो वो आह्वान का है, उसमें आह्वान किया जाता है। अगला सवाल है कि माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, बेटों को, पति को या बहन को? माँ की अंतिम पूंजी, ठीक है, तो माँ की अंतिम पूंजी जो है बेटों को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य गायन की आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य गायन की आवाज़ जो थी चट्टान जैसी भारी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर सूरदास की भाषा कैसी है? तो अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो सूरदास की जो भाषा है वो दोस्तों अवधी है, ठीक है, 33 का आंसर होगा एक। अच्छा सॉरी, सूरदास की भाषा बोला गया है, तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा है सूरदास की भाषा। आगे क्वेश्चन है, कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? कवि को आकाश में फैले बादल जो है वो कैसे लग रहे हैं? तो ऑप्शन है डरने वाले, काले घुंघराले वालों के समान और कर्जे पर्वतों के समान या सुंदर चित्रों से उभरे हुए। तो काले घुंघराले बालों के समान। अगला क्वेश्चन, समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है? धन का, महानता का, इज्जत का या सुंदरता का। तो समाज में नाक जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है? इज्जत का, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा नाक कटवा दिया ऐसे करके। आगे है, माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है? तो माता का आंचल का पाठ अगर आप देखेंगे तो मुख्य पात्र उसमें दोस्तों है भोलानाथ, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ होता है। आगे, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? तो जितेन नारगे, ठीक है, जितेन नारगे उसका ड्राइवर का नाम था और लेखिका का वो गाइड भी था और ड्राइवर भी था। आगे, कस्बे के चौराहे पर जो बात है, कस्बे के चौराहे पर यहाँ पर बात है कि किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की या चंद्रशेखर आजाद की या भगत सिंह की। तो कस्बे पर लगा हुआ था सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर मूर्ति। नेक्स्ट है, लेखक कनखियों की से किसकी ओर देख रहा था? लेखक जो है कनखियों के से किसकी ओर देख रहा था? तो नवाब साहब की ओर देख रहा था वो। आगे है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम का अगर बात किया जाए तो अमीरुद्दीन था, ठीक है, अमीरुद्दीन, और डुमराव में इनका जन्म हुआ था, काशी इनका ननिहाल था। तो इस प्रकार से हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल किए हैं हिंदी का, जो आपके एग्जाम होने वाली एग्जाम 18 फरवरी के लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।